बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज हम एक्सरसाइज 1.7 से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हम 1.7 एक्सरसाइज में किस किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास थ्योरम, कुछ स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस हैं ये। अ थ्योरम इज़ अ स्टेटमेंट दैट कैन बी शोन टू बी ट्रू। यानी एक थ्योरम ऐसी चीज़ है जिसे हम ट्रू शो करवाना चाह रहे होते हैं। ये इसकी आप डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो इसको। लेस इम्पोर्टेंट थ्योरम समटाइम्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही यहाँ से हम चूज करेंगे और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स कैन आल्सो बी रेफर टू एज फैक्ट्स और रिजल्ट्स। A proof is a valid argument that establishes the truth of a theorem. The statements used in a proof can include axioms or postulates. Axioms और postulate हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ एक्सियम और postulate कम्यूटेटिव लॉ, कुलायर लॉ, और इसी तरह हम अज्यूम कर सकते हैं आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ। ये तमाम हमारे पास गिवन कंडीशंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रूफ की क्या है कि ये थ्योरम के ट्रुथ होने के हवाले से हमें कुछ ना कुछ दलाइल बताती है कि ये थ्योरम किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली प्रूफ किया जा रहा है, और उस प्रूफ में जितनी भी हम पोस्टुलेट्स एक्सियम्स यूज़ करते हैं वो तमाम उस प्रूफ के प्रोसीजर का एक हिस्सा होती हैं। A less important theorem that is helpful in the proof of other results is called a lemma. ये लेमा की डेफिनेशन है। इन जो प्रूफ करने में हेल्पफुल हो और लेस इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं वो हमारे पास लेमा कहलाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है अ क्रोलरी इज अ theorem that can be established directly from a theorem। यानी एक थ्योरम जिसे हमने प्रूफ किया है उसी स्टेटमेंट को लेते हुए एक छोटी सी एग्जांपल को अगर हम डिज़ाइन कर लें तो वो हमारे पास उसी की क्रोलरी होगी। दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, राइट। जो थ्योरम अभी प्रूव किया गया है उसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली कुछ अगर एग्जांपल टाइप कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो वो उसकी क्रोलरी होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ कंजक्चर। A conjecture is a statement that is being proposed to be a truth statement। यानी एक ट्रू स्टेटमेंट बताने के लिए हम उसे सपोज कर रहे हों वो हमारे पास कंजक्चर है। यूजली ऑन द बेसिस ऑफ सम पार्शियल एविडेंस और a heuristic argument और the intuition of an expert। यानी ये हम किसी भी एक्सपर्ट की अपनी राय के लिए के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे एक अगर एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स के हवाले से तो वो अपनी राय जो दे रहा है वो भी यहाँ पर कंजक्चर के तौर पे किसी भी प्रूफ करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स। यानी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ्स। अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is constructed when the first step is the assumption that P is true। यानी हमारे पास टू स्टेटमेंट्स हों, जैसे हम सपोज करें कि n इज़ इवन इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाई 2। दोनों कंडीशंस सेम आ रही है, हमें पता है बाय डेफिनेशन इवन नंबर हम इसे ही बोलते हैं। लेकिन इस प्रूफ को समझाने के लिए एक मैंने आर्बिटर ये स्टेटमेंट बोली। यहाँ पर देखिए, जब मैंने बोला n इज़ एन इवन नंबर
तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट मैंने कॉल की। अब क्योंकि मैंने ये इफ़ और देन की कंडीशन में एक सेंटेंस बोला है, तो हम ये सपोज करेंगे कि n जो है वो एक इवन नंबर है। जिस तरह हम यहाँ पे असम्पशन देंगे कि p जो है ये ट्रू है, और इस p ट्रू रिजल्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी जो एम्प्लॉयज़ के बाद q की स्टेटमेंट होगी उसे सेटिस्फाई करवाएंगे। तो अगर किसी भी थ्योरम को डायरेक्ट प्रूफ करवाना है हमने, तो हम उसकी एक कंडीशन को सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये ट्रू है, और सेकंड जो कंडीशन होगी वो हम उसकी प्रूफ करेंगे। सबसीक्वेंट स्टेप्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी छोटे छोटे स्टेप्स हम बनाएंगे यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस विद द फाइनल स्टेप शोइंग दैट क्यू मस्ट आल्सो बी ट्रू। यानी हम कुछ एक्सियम्स का यूज़ करेंगे पी ट्रू कहने के बाद, पी सपोज करने के बाद कि पी ट्रू है, हम कुछ एक्सियम्स यूज़ करेंगे, पास्टुलेट्स यूज़ करेंगे और ये प्रूव करवाएंगे। जब तक कि हम ये प्रूव ना करवा ले, हम अपना जो थ्योरम है वो कंटिन्यू रखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, तब तक उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते रहेंगे जब तक कि हम क्यू को ट्रू प्रूव ना कर लें। राइट, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम एक फर्स्ट कंडीशन को सपोज करते हुए एक्सियम्स का यूज़ करते हैं और ये लास्ट में प्रूफ करवाते हैं कि क्यू बी ट्रू आ रही है स्टेटमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है। द इंटीजर n इज इवन इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट n इज इक्वल टू 2k, एंड n इज ऑड इफ देयर एग्जिस्ट n integer k such that n is equal to 2k plus 1। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर n इवन है तो ये 2k के इक्वल है, और अगर n ऑड है तो ये 2k plus 1 के इक्वल है, जहाँ ये k जो है ये इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। यानी इनमें से कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट या नंबर कह सकते हैं आप के का हो सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है हमारे पास प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव। तो अब ये कंट्रा पॉजिटिव मेथड क्या है, इसके बारे में हम डिटेल नीचे पढ़ेंगे। An extremely useful type of indirect proof is known as proof by contraposition। ओके, अब कंट्रापोजिशन के अकॉर्डिंगली हम किस वे में प्रूफ करेंगे ये अब नेक्स्ट देखें ज़रा। प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट द conditional statement P implies Q is equivalent to its contrapositive result। इन जैसे P implies Q की कंट्रापोजिशन अगर देखी जाए तो हमारे पास है नॉट Q implies नॉट P। तो इस स्टेटमेंट को लेते हुए हम अपने रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। ओके क्लास, इस प्रूफ में हम क्या करते हैं? इन अ प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन ऑफ P implies Q वी टेक नॉट Q एज अ premise एंड यूजिंग एक्सियम्स, यानी हम इसे प्रिलिमिनरी रिजल्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, और रिजल्ट स्टार्ट करने के बाद हम कुछ एक्सियम्स का यूज़ करेंगे, डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे, प्रीवियस प्रूवन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, टुगेदर विद रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस यानी मैथ रिलेटेड और लॉजिकल वैलिड रूल्स को यूज़ करते हुए वी शो दैट नॉट पी मस्ट फॉलो। यानी ये नॉट पी जो है ये नॉट क्यू के अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट देगा। राइट, यानी हम टोटल स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाकर और फिर उसको एम्प्लॉयज़ कंडीशन में लाकर प्रूव करवाते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है n इज़ एन इंटीजर एंड 3n प्लस 2 इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। यानी यहाँ से देखें, सबसे पहले तो अगर ये इंटीजर है तो स्टेटमेंट ही यहाँ से कन्वर्स है कि n इज़ ऑड इफ़ दिस इज़ ऑड।
यानी स्टार्टिंग पे ही हमें एक नंबर दे दिया और इसमें अगर मौजूद n ऑड है तो ये नंबर ऑड है, तो इसको हम टोटल नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए इसको प्रूव करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन है रियल नंबर आर इज रैशनल इफ देयर एग्जिस्ट p एंड q with q not equal to 0 such that r is equal to p over q where p and q are integers. A real number that is not rational is called irrational. क्लास यहाँ पर आपने डेफिनेशन में थोड़ी सी एक्सटेंशन करनी है, वो ये कि p q are the elements of set of integers. ओके, नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास प्रूफ्स बाय कंट्राडिक्शन। ओके क्लास, इसके अकॉर्डिंगली हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? सपोज वी वांट टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट p इज ट्रू, और इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम प्रूव करेंगे क्या, और लेट क्या करेंगे? सपोज दैट वी कैन फाइंड अ कंट्राडिक्शन q सच दैट नॉट p इम्प्लॉयज q। क्लास यहाँ पे देखें, नोट करें, हमें एक्चुअल प्रूफ करवाना है p इज़ ट्रू, यानी एक स्टेटमेंट है और वो ट्रू है, लेकिन हम इसे किस वे में प्रूफ करवा रहे हैं? हम नॉट p यानी इस स्टेटमेंट के नेगेटिव रिजल्ट को हमने लेट किया और इसे सॉल्व करते हुए यानी डेफिनेशंस, एक्सियम्स और मज़ीद पास्टुलेट्स अप्लाई करते हुए हम ये प्रूव करें कि ये क्यू को इम्प्लॉयज़ करे, यानी रिजल्टिंग जो इसकी स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट की, वो हमारे पास एक न्यू स्टेटमेंट क्यू आती है, राइट। तो अगर ये क्यू स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी और ऑब्वियसली कंट्राडिक्शन है, तो जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्यू बनेगी वो हमारी ट्रू नहीं होगी, और जब ये ट्रू नहीं होगी तो हम ऑब्वियसली कहेंगे ये जो पी स्टेटमेंट है ये हमारे पास हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। बिकॉज क्यू इज़ फॉल्स बट नॉट पी इम्प्लॉयज क्यू इज़ ट्रू, यानी यहाँ से देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट जब हम ट्रू कंसिडर करें और आखिर में लास्ट पे जो क्यू की वैल्यू आ जाए वो फॉल्स आ जाए, तो तब क्या होगा? कंट्राडिक्शन होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉट पी इज़ फॉल्स, यानी जो स्टार्टिंग पे नेगेटिव स्टेटमेंट हमने बना दी थी वही हमने गलत किया था। सो पी जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है वही हमारे पास हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम उसी की तरफ वापस चले जाएंगे और उसी को एग्जैक्ट कहेंगे। यानी हमने स्टार्टिंग पे क्या करना है, हमारे पास एक पी स्टेटमेंट है जिसे हमने ट्रू प्रूफ करवाना होता है। हम क्या करते हैं, हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर हम कहते हैं कि इस नेगेटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट आता है क्यू, और ये स्टेटमेंट क्यू जो है क्यू एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट निकालें तो वो हमारे पास ट्रू आ रहा है, लेकिन स्टार्ट पे हमने ये कंडीशन लेट की हुई है कि जो हमारा ये क्यू रिजल्ट है ये हमारा ट्रू रिजल्ट है, राइट। और प्रूव करवाना था हमने पी को ट्रू, नेगेटिव सेंटेंस पी को बनाने के बाद क्यू को कंसीडर किया गया स्टार्टिंग पर कि ये फॉल्स फॉल्स आ रहा है हमारे पास, और जब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्यू को देखा जाए तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्यू के अकॉर्डिंगली ट्रू आ रही हो, तो ये टोटल कंट्राडिक्शन चली जाएगी हमारी। कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि जो नॉट पी स्टेटमेंट हमने बनाई वो हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बनाई, जो एक्चुअल पी स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है वही हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। विच कंक्लूड दैट नॉट p इज फॉल्स विच मीन्स p इज ट्रू। जैसा कि ये एग्जाम्पल है, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल नंबर बाय गिविंग अ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो हम सपोज कर लेंगे हमें प्रूफ क्या करवाना है कि ये इरेशनल है, जो कि एक ट्रू बात है, लेकिन हम क्योंकि कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली इसको प्रूफ करवाना चाह रहे हैं, सो हम ये लेट करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली अब हम इस पर क्या करेंगे, हमने ये लेट कर लिया, अब हम इस थ्योरम को या इस स्टेटमेंट को प्रूफ करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्सियम्स और कुछ डेफिनेशंस का यूज़ करेंगे। ओके, अब इस लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी लेट कर रहे हैं कि ये अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही हर रैशनल नंबर होता है। और अब इस पर कुछ ना कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, वो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में भी, जिस पे हम रूल्स अप्लाई करेंगे
और रूल्स अप्लाई करने के बाद हम ये चेक करेंगे और ये वाकई में ये इसके इक्वल नहीं रहेगा रिजल्ट, यानी कोई ना कोई कंट्राडिक्शन आएगी, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्लियरली जो स्टेटमेंट में गिवन है कि ये इरेशनल नंबर है, सो ये इरेशनल है। ओके क्लास, नेक्स्ट अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ अ डायरेक्ट प्रूफ टू शो दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ इवन, यानी जो टू ऑड नंबर्स लें और उनकी सम करें तो वो हमारे पास इवन नंबर आती है। तो सबसे पहले हम आर्बिट्ररी टू ऑड नंबर्स लेते हैं। एज फॉर टू इंटीजर्स k1 and k2, we can say n1 is equal to 2k1 plus 1 and n2 is equal to 2k2 plus 1 are odd numbers. Right? So their addition is n1 plus n2 is equal to 2k1 plus 1 in bracket plus 2k2 plus 1. दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, 2k1 प्लस 1, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 इंटू k1 प्लस k2 प्लस 2। राइट, और नोट करें पूरी स्टेटमेंट में से 2 कॉमन आ रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन, k1 प्लस k2 प्लस 1। तो क्लास यहाँ पर नोट करें k1 और k2 क्या थे हमारे पास, इंटीजर्स थे, बिलोंग करते हैं सेट ऑफ z से, और अगर हम इन दोनों की एडिशन करें तो भी ये ऑब्वियसली z के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि z सेट में कुलैया होल्ड करता है, दोनों की एडिशन भी ऑब्वियसली z सेट में चली गई। और अगर आर्बिट्ररी इसमें कोई नंबर ऐड भी कर दिया जाए, यानी k1 प्लस k2 प्लस 1 कर दिया जाए, तो भी ये z के ही एलिमेंट्स होंगे। राइट, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो n1 प्लस n2 हमारे पास आ रहा है रिजल्ट के तौर पे, वो फाइनली ये नंबर है। और इवन नंबर की कंडीशन क्या कहती है कि अगर किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वो इवन नंबर बन जाता है। राइट, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ ये एक इंटीजर है जिसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ऑब्वियसली ये एक इवन नंबर है, सो इज इवन नंबर। सो ये हमने फर्स्ट प्रूफ करवा लिया। सेकेंड है हमारे पास, यूज अ डायरेक्ट प्रूफ टू शो दैट द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले वही सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट k1 k2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसके बाद हम आर्बिट्ररी अब ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हमें चाहिए। देन n1 इज इक्वल टू 2k1, n2 इज इक्वल टू k2 आर इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी एडिशन करेंगे, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2, 2 कॉमन, k1 प्लस k2। तो क्लास उसी डेफिनेशन से देखें, अगर k1 k2 इंटीजर्स हैं तो इनकी एडिशन भी ऑब्वियसली इंटीजर ही होगी, और अगर किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो इवन नंबर, सो इज इक्वल टू लिखें और नोट लिखते हैं साथ में, इज एन इवन नंबर। दैट्स द प्रूफ। नेक्स्ट अब थर्ड है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर यूजिंग अ डायरेक्ट प्रूफ। तो सबसे पहले हम एक इवन नंबर लेंगे फॉर k बिलोंग्स टू z, कि ये एक इंटीजर है, देन n इज इक्वल टू 2k इज इवन नंबर। और अब हम लेते हैं इस पे स्क्वायर, सो स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बना n स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, और इवन नंबर की कंडीशन कहती है कि ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सो ये इस तरह से लिखा जा सकता है
2 के मल्टीपल में वेयर k बिलोंग्स टू z, और ऑब्वियसली k मल्टीप्लाई बाय k, ये मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली भी z का मेंबर होगा, और k डॉट k इज़ इक्वल टू आता है k स्क्वेयर, सो ये k स्क्वेयर z का मेंबर है। और अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो भी ऑब्वियसली ये z का मेंबर होगा, बिकॉज 2 इज आल्सो द मेंबर ऑफ z। के स्क्वेयर ऑलरेडी इसका मेंबर है, सो 2 भी इसका मेंबर है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी z का ही एक एलिमेंट आएगा हमारे पास। सो 2 इंटू 2 के स्क्वेयर इज आल्सो एन इवन नंबर। यहाँ पे आप लिखते हैं इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट है 4 हमारे पास, शो दैट द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर यूजिंग अ डायरेक्ट प्रूफ। हमें ये प्रूफ करवाना है कि एक इवन नंबर हो तो उसका नेगेटिव भी अगर बना दिया जाए तब भी वो एक इवन नंबर ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। यूज k belongs to z is the set of integers, then n is equal to 2k is even number and its negative is, नेगेटिव नंबर कह लें ताकि एक लंबी डिटेल हो जाए, नेगेटिव नंबर इज माइनस एन इज इक्वल टू -2k। ये मैंने इसका नेगेटिव बना दिया। अब क्योंकि मुझे इसको इवन प्रूफ करवाना है, इवन प्रूफ करवाने के लिए इसे 2 का मल्टीपल बनाना है, 2 को बाहर लिख लिया और ये माइनस के अंदर लिख लिया। ओके क्लास, जैसा कि k बिलोंग्स था हमारे पास z, और अगर हम इसका k का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें z में तो ऑब्वियसली हमें एक -k भी इसमें से मिल जाएगा। सो अगर k जो है वो z का एलिमेंट है तो -k भी ऑब्वियसली z का ही एक एलिमेंट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इवन हो जाता है, लिहाजा जो -n है इज़ आल्सो एन इवन नंबर। सो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट इफ m प्लस n एंड n प्लस p आर इवन इंटीजर्स वेयर m n एंड p आर इंटीजर्स देन m प्लस p इज इवन, व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ डिड यू यूज। ओके क्लास, सबसे पहले मैंने इन दोनों नंबर्स को सम किया। लेट कर लें कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर k1 के इक्वल है m प्लस n, और सेकेंड नंबर k2 के इक्वल है, दैट इज़ n प्लस p। इसके बाद दोनों नंबर्स को ऐड किया, क्योंकि ये हमें गिवन है कि ये दोनों नंबर्स इवन हैं, यानी k1 के और k2 दोनों इवन नंबर्स हैं, और हमें प्रीवियस रिजल्ट से ये भी पता है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ आल्सो एन इवन नंबर। सो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ये दोनों नंबर्स को प्लस किया, कंडीशन आ गई m प्लस p प्लस 2n, और क्लियरली ये जो रिज़ल्ट है ये एक इवन रिज़ल्ट है। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। 2n इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है n, सो ये एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, खैर इवन नंबर है हमारे पास 2n। और अब बात रह गई इस नंबर की, क्योंकि k1 प्लस k2 एक इवन नंबर है, और इस कंडीशन को देखें तो यहाँ पर तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स भी हमारे पास इवन हों। 2n भी एक इवन नंबर है, हमारे पास कंडीशन क्या है, या तो 2 इवन नंबर्स की सम इवन आती है या 2 ऑड नंबर्स की सम इवन आती है, और अगर इन दोनों में से एक नंबर इवन है तो ऑब्वियसली अदर नंबर भी हमारे पास इवन नंबर ही होगा। सो हम ऊपर वाला ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट का ही यूज़ कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स और इवन इंटीजर्स इज इवन, सो m प्लस p इज आल्सो इवन नंबर। और ये हमने कैसे किया, हमने ये डायरेक्ट प्रूफ से किया।
और इसी क्वेश्चन नंबर 5 को आपको मैं पॉजिटिव या यूँ कह लें कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली प्रूव करवा के बताती हूँ, ताकि आपको एक और मेथड से भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि m प्लस पी इज़ इवन। हम इसके अपोजिट लेट करते हैं कि m प्लस पी इज़ नॉट इवन, राइट। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले m प्लस पी इज़ नॉट इवन, ये हमने लेट कर लिया। अब हम इसको क्योंकि कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंगली प्रूव करवा रहे हैं, तो अब हम अपना स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों नंबर्स हमें इवन गिवन है, सो इन दोनों नंबर्स को लेट कर लें किसी भी न्यू इंटीजर के इक्वल, ताकि हमें ऐड करवाने में आसानी हो। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। k1 प्लस k2 इज इक्वल टू m प्लस n प्लस p। दोनों नंबर्स को ऐड करें तो m प्लस p प्लस 2n। और अब ये भी गिवन है स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज आल्सो एन इवन नंबर। सो k प्लस 1 हम कहेंगे एज k1 प्लस k2 इज इवन। सो m प्लस p, इसको सो की बजाय यहाँ पर एज कर लें, एज m प्लस p इज़ ऑड। ये हमने ऊपर लेट किया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एज कह के लिखा कि m प्लस p इज़ ऑड। एज m प्लस p इज़ ऑड, सो इट इज़ ओनली पॉसिबल दैट 2n मस्ट बी ऑड, कि ये जो नंबर है ये भी ऑड होगा, तो तभी इस ऑड नंबर की और इस ऑड नंबर की एडिशन हमारे पास इवन आएगी। लेकिन 2n तो ऑड नंबर हो ही नहीं सकता, बट बाय डेफिनेशन 2n is an even number. So it is only possible that m plus p is even. So this is the solution. Question number 6 है use a direct proof to show that the product of two odd numbers is odd. तो सबसे पहले हम आर्बिट्ररी कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं। k1 k2 belongs to integers and n1 is equal to 2k1 plus 1, n2 is equal to 2k2 plus 1 are two odd numbers. Then their multiplication n1 n2 is equal to 2k1 plus 1 into 2k2 plus 1। और अब नेक्स्ट हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। सो फर्स्टली मैंने सेकेंड ब्रैकेट को 2k1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया 4k1 k2 प्लस 2k1 प्लस 2k2 प्लस 1, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन। हमें ये प्रूव करवाना है कि ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। पूरी इक्वेशन से सिवाय 1 के 2 कॉमन आ रहा है, सो इस 2 को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी अंदर रिजल्ट रह गया हमारे पास 2k1 k2 प्लस k1 प्लस k2 और ये प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में हमने रिज़ल्ट रखा है इसे हम प्रूव करवाएंगे कि ये इंटीजर रिज़ल्ट है, और अगर हम ये प्रूव करवा लेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशन हमारे पास ऑड रिज़ल्ट की है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। एज k1 k2 बिलोंग्स टू z, और ऑब्वियसली इनकी मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग्स करेगी z से ही, और अगर हम इसको एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तब भी ऑब्वियसली ये एक इंटीजर ही है। दूसरी तरफ k1 प्लस k2 यानी 2 इंटीजर रिजल्ट्स की एडिशन भी ऑब्वियसली z का ही एक एलिमेंट होता है। अब एक एलिमेंट z का है 2k1 k2, दूसरा z का रिजल्ट हमने प्रूव करवाया है k1 प्लस k2। अब अगर इन दोनों नंबर्स को भी हम सम कर देंगे तो ये भी ऑब्वियसली z का ही एक नंबर बन जाएगा। सो ये z बिलोंग कर गया, सो टोटल वैल्यू हमारे पास z का एक एलिमेंट बन गई। सो मल्टीप्लिकेशन यानी n1 n2 इज आल्सो एन ऑड इंटीजर।
इंटीजर कह लें या नंबर कह लें। ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में आप यहीं तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।